पीस मेकर बन रहे थे, कहां है अब? जंग फिर से छिड़ गई है और डील को तो ऐसे कूड़ेदान में ऐसे फेंक दिया गया। देखिए वो डील जो है, जो दो लोगों के बीच में हुई थी, उन्होंने फेंक दी उठा के। हाँ। उसमें तो पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान का रोल इतना ही था कि दोनों कंट्रीज को हमारे यहाँ बुलाकर और मीटिंग करवा दें। यहाँ पे जो स्विट्जरलैंड में मीटिंग हुई थी उसमें एक रोल प्ले किया था, और डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं ईरान की भी रजामंदी थी और अमेरिका की भी। अगर ये दोनों ना मानते तो पाकिस्तान इतना पावरफुल तो हरगिज नहीं है कि इन दोनों को ले जाके बिठा देगा और कहेगा कि जी आप वॉर को रोक दीजिए और बातचीत कीजिए। दोनों की मर्जी थी और दोनों को जगह पाकिस्तान या फिर स्विट्जरलैंड पसंद थी, और एक कंधा चाहिए होता है बंदूक चलाने के लिए। वो तो यकीनन शैलेंद्र सर जानते हैं, तो वो कंधा हमने दे दिया और उन्होंने फिर हमारे कंधे में रख के बंदूक चला दी, जो आज आप हमें कह रहे नहीं, मैं कि कह रहा सब हूं, कुछ हम मैं कह हमें रहा हूं, नहीं संभाले। नहीं आरजू जी, ठीक है, ये तो सब जानते हैं। मैं कह रहा हूं फिर से कंधा तैयार है क्या वो बंदूक चलवाने के कंधा लिए? तो तैयार रहता है जी, कंधा हर वक्त तैयार रहता है। ये डिपेंड करता है कि अमेरिका से कब इशारा होगा। अच्छा, तो मतलब आप कहना चाह रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो लोग कह रहे हैं, आरजू काजमी जी मेरे साथ अभी जो मैम बैठी हुई है, पूर्णिमा नाथ जी, वो कह रही है कि अमेरिका को तो लोगों ने बेजा ही बहुत सर पर चढ़ा लिया है, तो उसमें माना जाए कि पाकिस्तान सबसे आगे अमेरिका को सर चढ़ाने के लिए। भाई नोबेल के लिए ट्रंप साहब का नाम दे रहे थे ये लोग तो। देखिए अमेरिका के मुकाबले में पाकिस्तान एक बहुत छोटी कंट्री है, और जिस तरह से हम लोग लोन्स वगैरह लेते हैं उसको देखते हुए तो कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। हमारा तो भारत से नहीं बनता, आप कहाँ अमेरिका से नहीं, मिला ये रहे हैं तो हमें ले इस बात पे जाकर। तो मैं एग्री करता हूं कि भारत से भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन मैम ये डोनाल्ड ट्रंप को सर चढ़ाने वाला पाकिस्तानी है क्या हर तरीके से, कि साहब भले ही आप नहीं, जंग और जितवाएं ना बाकी रुकवाएं, कंट्रीज भी यही लेकिन करती नोबेल हैं। मिलना देखिए, चाहिए। हाँ नहीं नहीं, बाकी कंट्रीज भी यही करती हैं। आपके यहाँ से भी मोदी जी की आवाज नहीं निकलती जिस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट मैम, की हम लोग बात तो आ पूरा, जाती है, हम लोग तो तो वो जहां आय जहां करके निकल जहां जाते जहां हैं। मौका पड़ता है वहां विरोध करते हैं मैम। आज देखिए नहीं डिबेट में नहीं, आपको नहीं बुला कर करते। बोल रहे हैं ना ना चाइना को कहते अमेरिका हैं के ना खिलाफ। हाँ। अमेरिका को कहते हैं, ना चाइना की बात करते हैं मोदी जी, ना अमेरिका की बात करते हैं। पाकिस्तान को कहते हैं घुस के मारेंगे। तो जाहिर है दोनों बड़ी तो कंट्रीज हैं, तो आप मैम, लोग एहतियात करते हैं, हमें कुछ भी आरजू बोल जी, देते आप हैं। इतनी इतनी प्रबुद्ध पत्रकार हैं, हम लोग हमेशा कहते हैं जो आतंकवाद परोसेगा हम तो मारेंगे घुस के। इसमें क्या गलत बोल दिया? अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए नहीं, आतंक। मगर और अमेरिका को मैंने, तो आप लोग भी सुनिए ना, रिप्लाई नहीं कर मैंने पाते ना। मैंने तो आप ही का एक एक पॉडकास्ट देखा, तो कोई चीमा साहब हैं आपके, उनके यहाँ, उनके साथ तो आप ही ने कह दिया था कि भाई लादेन यहाँ क्यों मिल रहे हैं, लश्कर के बड़े बड़े कैंप क्यों हैं। हाँ तो ये तो बिल्कुल। आपने खुद एक्सपोज कर दिया ना कि पाकिस्तान में कैसे आतंक पनपता है, और लेकिन भारत कहता है हम आतंक को खत्म करेंगे। नहीं, देखिए मैं आपसे यही तो कह रही हूँ कि आप लोग एक स्ट्रांग कंट्री है, तो आप लोग जवाब दिया करें ना डोनाल्ड ट्रंप को। क्यों बात नहीं करते? क्यों डोनाल्ड ट्रंप को कुछ नहीं कहते? क्यों शी जिनपिंग को कुछ नहीं कहा जाता? ठीक है, तो मैं कह रहा हूं एक बार शैलेंद्र सर जवाब देना चाह रहे हैं भाषाई मर्यादा के साथ। मैं चाह रहा हूं कि इस पूरी चर्चा चलती रहे। शैलेंद्र जी प्लीज कंटिन्यू। साहिबा, कृपया कर कर, आपके यहाँ इंटरनेट नहीं चलता है, मेरे से ले लीजिए, मैं आपको इंटरनेट पर दिखा देता हूँ, क्योंकि आपकी कंट्री में इंटरनेट नहीं चल रहा है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। मुझे बताइए, अभी ट्रंप के साथ जब हमारे प्राइम मिनिस्टर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, किसने कहा था, किसने कहा था कि किसी भी कमर्शियल वेसल के ऊपर अटैक होने से जो नाविक हैं, इंडियन नाविक हैं, उनकी डेथ हमें मंजूर नहीं है? ये किसने कहा था? ये हमने कहा था। किसने कहा था? किसने 48 बार कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच तो का जो सो आरजू कॉल्ड जी थोड़ा सा वेट ऑप्शन कर लीजिए। रोकने का रीजन है, वो पाकिस्तान की कॉल थी। हमने हमने कभी नहीं एक्सेप्ट किया, इवन ट्रंप के सामने, कि ट्रंप ने कुछ किया, सिवाय इसके कि आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जनाब आप नहीं होते तो दुनिया नहीं बसती पाकिस्तान में। बता दीजिए और क्या चाहती है? तो कौन सा सर, हम तो मोदी है ही मोदी साहब का कमजोर कौन सा कंट्री। रूप सर, देखना आपके चाहती हैं? प्राइम मिनिस्टर ने 4 दिन क्यों लगाए जवाब देने में? ये नहीं बात नहीं वो नहीं नहीं, दूसरे दिन लेकिन भी कह ज्यादा बड़ी सकते थे। बात, देखो देखो सर, देखो 4 देखो, दिन उन्होंने नहीं नहीं इंतजार नहीं, किया। अपोजिशन देखो, आपकी चिल्ला नहीं नहीं चिल्ला नहीं कर नहीं जो है नहीं उसका गला बैठ गया। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, देखिए देखिए, मैं शैलेंद्र सर आपको 20 बड़ी सेकंड अच्छी में। बात कर रहा हूँ। मेरे को एक 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 5 सेकेंड, मैं आपको सिर्फ यही कह रहा हूँ, ये लोगों की गलतफहमी है कि यूएस के खिलाफ कोई नहीं बोल पाता है। टैरिफ में भी इंडिया बोला था, ऑफ सिंदूर में भी इंडिया बोला था, नाविकों की डेथ के ऊपर भी इंडिया बोला था। मैं तो देखना ये चाहता हूं कि अमेरिका का सीनेट कब बोलेगा, और सीनेट के मेंबर्स सर, कब बोलेंगे, बात ये नहीं रिपब्लिकन है, कब बोलेंगे, डेमोक्रेट कब बोलेंगे, शैलेंद्र सर वो जो बिल्कुल, यू आर 61% हैविंग अ वैलिड आपकी पॉइंट, आवाम पर यूएस बात की ये भी है अगेंस्ट है, वो कब कि बोलेगी? ये तो पाकिस्तान वो बीच का बिच्छू है जिसको ईरान से भी अच्छे संबंध चाहिए, जिसको सऊदी से भी अच्छे संबंध चाहिए, जिसको खैरात अमेरिका से भी चाहिए, और जब बात दोस्ती निभाने की आती है तो फिर वो तय नहीं कर पाता, क्योंकि उसके सैनिक बैठे हुए सऊदी अरब में, और अगर सऊदी अरब को साथ देना होगा तो वो किसका साथ देगा ये हम सब जानते हैं, और उस कंडीशन में उसको खिलाफ होना पड़ेगा ईरान के। वो तय नहीं कर पाता है कि उसको जाना कहां है, और इसीलिए वो बीच का बिच्छू रह जाता है। खैर, मैं इस पर बात ज्यादा नहीं करता हूं। मैं सऊदी अरब से मेरे साथ जो गेस्ट हैं उनका रुख कर लेता हूं। हमारे साथ आसिफ रमीज दाऊदी सर हैं। आसिफ जी, क्योंकि
अभी एक खबर भी आ रही है इस जंग के बीच में कि जिस तरह से गल्फ कंट्रीज को निशाना बनाया ईरान ने, कोई लामबंदी हो सकती है, ये गल्फ कंट्रीज अपना स्टैंड ले सकते हैं। हालांकि पहले भी टारगेट हुए गल्फ कंट्रीज, लेकिन अमेरिका अकेला पड़ गया, उस तरह से लामबंदी नहीं दिखी। क्या इस बार के वॉर के फेज में हम ये देख सकते हैं कि ईरान के खिलाफ ये गल्फ कंट्रीज किसी तरह से कोई लामबंदी करें और कोई एक्शन लें? जी, देर से आपने मुझे याद किया है तो देर तक बोलने का मौका दीजिएगा, टॉपिक सेंसिटिव है। लामबंदी होने का जहां तक सवाल है तो मैं आपको बताऊं कि पूरे गल्फ में सऊदी हो, यूएई हो या पूरा जीसीसी कंट्रीज हो, सब अगर कहीं ना कहीं कैपेबिलिटीज बहुत हैं हर एतबार से, लेकिन इनके पास एक सोच है, एक विजडम है कि चाहते हैं कि कैसे भी रीजनल एस्केलेशन नहीं हो, कैसे भी पीस हो। और ये बहुत बड़ी वजह है कि अभी तक ये लोग कोई भी किसी भी तरीके का वैसा रिटेलिएशन नहीं दिखा है जिसकी वजह से इस इलाके में कोई अशांति फैले। अब बात है सवाल यहाँ पे सोवरेंटी का, अगर सोवरेंटी पे अटैक हो तो यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि जब बात सोवरेंटी की आती है तो ईरान के लिए सोवरेंटी है, सोवरेन कंट्री है, लेकिन अगर बात कुवैत, बहरीन, सऊदी, यूएई, कतर, ओमान की हो तो उसके लिए सोवरेंटी नहीं है। बात अगर वायलेशन की होती है, कहते हैं ईरान के वायलेशन हुआ और वो खुद पूरे नेबरिंग कंट्रीज में अटैक कर करके पूरा वायलेशन कर रहे हैं। इसके दो पहलू हैं। पहलू नंबर एक, जो 28 फरवरी को ये युद्ध शुरू हुआ उस वक्त ईरान ने रिटेलिएट किया, जो भी चीजें हुई उसके बाद आखिरकार ये एक सीज फायर पे, एक एमओयू पे एग्रीमेंट तो हुआ, इत्तेफाक तो हुआ कि भाई 60 दिनों में हम कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। लेकिन उसके बावजूद ईरान ने दोबारा 3 जहाजों पे जो अटैक किया, हॉर्मुज की नब्ज दबाई, तो आखिर उसके बाद जिस तरीके से इस इलाके में फिर अशांति फैली, वो वायलेशन है, इंटरनेशनल वायलेशन है। और पूरी तरीके से जिस तरीके से भी बोला जाए वो बेसिस के नाम पे। मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आप सऊदी अरब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप वहां के तमाम राजनीतिक हालातों को समझते होंगे। खैर, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि लोग ये मानते हैं कि ईरान के साथ अगर गल्फ कंट्रीज में कोई लड़ सकता है तो वो सऊदी अरब है, जिसके पास पाकिस्तानी सैनिकों का बैकअप है, जिसके साथ अमेरिका से अच्छे संबंध है। आप लोग क्या स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं? क्या ईरान को जवाब देना है या जो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा? आप खुद इस बात का जवाब दे रहे हैं कि सऊदी अरब के अंदर ये कैपेबिलिटी है हर एतबार से, लेकिन सवाल ये है कि फिर भी ये क्यों नहीं कर रहा। वो इसलिए नहीं कर रहा है कि यहाँ विजन है, विजन 2030, यहाँ विजन है, सोच है प्रोग्रेस की, सोच है डेवलपमेंट की, सोच है कि किसी भी तरीके से इसको डिरेल नहीं किया जाए और शांति बनी रहे और लोग यहाँ पे प्रॉस्पर करें। और अगर ये सोच रहेगी तो कोई भी जंग में नहीं जाना चाहेगा। तो इसका मतलब ये कि ईरान को खुली छूट देते हैं आप कि आप घर में घुसकर मारिए? नहीं, बात घर में घुस के मारने की नहीं है। बात यह है कि किसी भी तरीके से ऐसा एक रोल अदा करो कि आने वाले दिनों में आप देखें, अगर सऊदी से कोई रिटेलिएशन हो तो जरा सा मुझे बोलने दीजिएगा। आज जो है क्रूड ऑयल की कीमत क्या है आज की डेट में? $87 पर बैरल, और ये 120 तक चला गया था 28 फरवरी के बाद, और ये नीचे गिर के $78 तक गया था। अगर ये दोबारा से 120 पे चला जाता है, अगर कोई भी रिएक्शन होता है, इधर की अशांति फैलती है, तो दुनिया की सोच है सऊदी अरब को, पीसफुल कंट्री है, ये नहीं चाहता है कि कोई बेवकूफी में ऐसी कोई चीज करे जिससे कि लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो। लेकिन रिजवी साहब, ये गल्फ कंट्रीज के साथ, क्योंकि हमने ये भी देखा कि एक तरफ तो आप ओमान पर सैंक्शन लगा रहे थे और आप कह रहे थे कि ओमान आप अपने रास्ते का इस्तेमाल मत होने दीजिए, दूसरी तरफ आपके विदेश मंत्री ओमान जाकर बातचीत भी कर रहे थे। तो ये गल्फ कंट्रीज के साथ अच्छे रिश्तों का कोई एक अंदर खाने कोई बातचीत भी चल रही है क्या आपकी? जी, मैं इसका जवाब दूंगा। इस सवाल आपने मुझसे नहीं, रिजवी साहब से। ये देखिए, सऊदी जो है, सऊदी मैं भी गया हूँ, बहुत अच्छी, बहुत पीसफुल कंट्री है, इसमें कोई शक नहीं है। और सऊदी के डिप्लोमेट जो है रिलेशन भी ईरान से हैं, और पिछले उसमें बहुत साबित किया ईरान ने भी और सऊदी ने भी साबित किया। और अभी जो इनका डेलीगेशन आया था अयतुल्लाह खामनेई के लिए, वो सब शादीशुदा है, उसमें कोई शक नहीं है। सऊदी एक अच्छी कंट्री है, लेकिन बात यह है कि जब सऊदी के बेस इस्तेमाल होते हैं तब ईरान को रिटेलिएट करना पड़ता है। एक दूसरा, आप देखिए, मैं एग्जांपल से समझते हैं ना, हम लोग कहीं वो पढ़ी लिखी इधर उधर की बातें नहीं करते कि यह आर्टिकल में ऐसा, वो आर्टिकल में ऐसा। मैं ये सामने की बात करता हूँ। देखिए, 3 दिन पहले ट्रम्प ने फोन किया, सऊदी में प्रिंस साहब से बात हुई है, और फिर उन्होंने यमन पे वो अटैक शुरू कर दिया। तो तेल का खेल समझना बहुत जरूरी है। अगर बाबुल मंदब बंद होता है, अगर रेड सी बंद होती है, तो जैसा रमीश साहब कह रहे हैं, सऊदी और यमन की फिर लड़ाई शुरू होती है और वाकई 150-200 बैरल जा सकता है।
तीसरी चीज ये कि ईरान जो है बार बार कह रहा है, जो ओमान वाटर की बात हुई थी वो मैं बताना चाहूँ, ईरान ये कह रहा है, ईरान का मानना ये है कि ये हमारे लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है। तो क्या सारे समस्या की जड़ अमेरिका के जरिए ही हल हो सकती है? एक लाइन होते हैं, क्या अमेरिका के जरिए ही सारे समस्या की जड़ हल हो सकती है? रिजवी साहब जी बिल्कुल, फुल गारंटेड इस मंच से कहता हूं, अगर 3 दिन में अमेरिका यहां से चले जाए, इस रीजन से अमेरिका चले जाए, 3 दिन में कॉन्फ्लिक्ट बंद हो जाएगी, वो अपना नॉर्मल रेट पे आ जाएगा ऑयल पर। मतलब ईरान की शर्तें, मतलब मैं बहुत जल्दी से उसको रिवाइज कर देता हूं। ईरान की शर्तें, परमाणु पर यथास्थिति सब कुछ रहने दिया जाए, हॉर्मुज पर टैक्स वसूलने दिया जाए, इन शर्तों के साथ अमेरिका को ओके हो जाना चाहिए, मतलब अगर शांति लानी है। देखिए, हरमुज तो पहले खुला हुआ था, ईरान का फी कलेक्ट नहीं कर रहा जहाज पे मारा भी तो था ना। ये आज सिचुएशन ऐसे बना हुआ है कि ईरान के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। आप ये नहीं समझ रहे हो, अमेरिका 47 इयर्स तक ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा के, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट सैंक्शंस कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड। आप इसका अर्थ समझिए पहले। और ये कंट्री के पास कोई ऑप्शन है नहीं। और आज जो इजराइल की बात, और इजराइल के लिए जो अमेरिका ने इस युद्ध में आए हैं, इजराइल अभी साइड हो चुके हैं। आप अच्छे रिसर्चर हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूं, मतलब परमाणु कार्यक्रम की इजाजत दे दी जाए ईरान को, तभी जंग खत्म होगी। मेन तो यही बात है ना, जिस पर जंग हो रही है। इजराइल के पास 300 वॉरहेड्स है ना, आप उसके बारे में तो बोलते नहीं हो। वहां पे तो कभी वहां पे जाके 10 सेकंड में मैम, तो एट द एंड ऑफ द डे ईरान कहां जाते हुए देख रहे हैं सब कुछ? 10 सेकंड में, बहुत लिमिटेड। देखिए, ये लड़ाई इतनी जल्दी रुकती हुई मुझे दिखाई नहीं दे रही है, अभी आगे तक जाएगी, ये अभी फौरन नहीं रुकने वाली। अच्छा, किसकी गलती देख रही हैं आप, ईरान की कि अमेरिका की? मेरा ख्याल है शुरू में तो अमेरिका की ही गलती थी कि उन्होंने अटैक किया, उनको ईरान के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए था। ईरान ने बहुत भरपूर तरीके से जवाब दिया, जिसको मैं अप्रिशिएट करती हूं। कमर्शियल बोट्स थे उसको मारा तो ईरान ने था ना, जब सब कुछ सीज फायर हो गया था, शांति हो रही थी। तो देखिए, शांति के बाद या जो एमओयू साइन हुआ उसके बाद तो डेफिनेटली ईरान की गलती है कि उसने दोबारा शुरू किया, लेकिन जाहिर है कि ईरान को दबाया नहीं जा सकता, को समझना होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रुका, पूरे विश्व में तबाही आ जाएगी, जो कि रुक गया है। 100% आएगी, 100% आएगी। मेरे को अगर आप 1-2 सेकंड का कमेंट देने दें, मेरा ईरानी पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट है, 3 दिन में अगर वो यूएस पूरी फोर्सेस हटा ले, हु आर यू टू डिसाइड दैट? वो उसकी कंट्री का मामला है, जिस कंट्री में वो है, वो यू आर नॉट द मॉनिटर फॉर द वर्ल्ड। और अगर कोई गलत कर रहा है तो आप हॉर्मुज को चोक कर देंगे। मेरा लास्ट क्वेश्चन है सऊदी के गेस्ट से, सर मुझे जरा ये बताइएगा, वो जो ऑपरेशन सिंदूर के टूटे हुए जहाज पाकिस्तान आपके यहाँ लेकर आया था और वो टूटी हुई फौज लेकर आया था, वो आपको बचा रही है, फंसा रही है? नहीं, उस पर पाकिस्तान सर कभी भी कोई स्टैंड ले नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी इतनी हैसियत है नहीं। फिलहाल बहुत शुक्रिया। जिस तरह के हालात बने हुए, सब ये सोच रहे हैं शांति होनी चाहिए, शांति की बात सब कर रहे हैं, लेकिन फिर वर्चस्व की लड़ाई चूंकि हॉर्मुज स्ट्रेट पर है, जो इसमें कोई पीछे हटने को तैयार नहीं, और फिर उसके बाद स्थिति यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है और एक बड़ा इकोनॉमिकल डिप्रेशन दिखाई देता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। तमाम बड़ी खबरें टाइम्स नाउ भारत पर लगातार जारी।